समुद्र किनारे जिंदगी के शोरगुल से दूर मैं खड़ी होकर समुद्र की शांत लहरों को अपने पैरों तले महसूस कर रही थी। कितनी निर्मल, स्वच्छ और शांत लग रही थी आज ये लहरें। इन्हें ऐसे देख क्या कोई कह सकता है कि कुछ समय पूर्व यही लहरें तेज हवाओं के कारण उफान पर ही हमारी जिंदगी भी इन लहरों के समान है। कभी कभी एकदम शांत किसी संगीतमय धुन के समान प्रतीत होती है और कभी कभी उसमें ऐसा सैलाब आ जाता है कि वो टूट कर बिखर जाती है। एक ऐसा ही तूफान पिछले साल 2020 में आया था जिसने पूरे विश्व को एक ऐसी महामारी दी जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी छीन गई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने लोग सड़कों पर उतर आए, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार ने भरसक प्रयास किए जो सराहनीय भी हैं। सरकार ने हर तबके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। सरकार को इसमें क्या दोष दे जब उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। ये लोग थे वृद्धाश्रम में रहने वाले को अनगिनत वृद्ध जो अपनी जिंदगी की चौथी पारी खेल रहे थे, पर इस पारी में उन्हें अकेले छोड़ दिया गया। किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने। ऐसे ही एक वृद्धाश्रम से मैं आलिया बंसल जुड़ी थी। साल 2019 में मेरा कॉलेज का पहला साल था। हमारे कॉलेज में सोशल वर्क के 10 अंक मिलते थे जो फाइनल पेपर में जुड़ते थे। मैंने और मेरी सहेली शालिनी ने सोचा कि इन मुफ्त के अंकों को क्यों गंवाएं, तो हमने भी फॉर्म भर दिया। कुछ हफ्तों बाद सबको उनके सोशल वर्क के लिए जॉब बांट दिए गए। मुझे और पायल को सोशल वर्क के लिए कॉलेज के करीब ही एक वृद्धाश्रम अलॉट किया गया। हम दोनों बहुत खुश हुए। हमें लगा कि वृद्धाश्रम में क्या काम होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी बुजुर्ग को घुमाने को कहेंगे या किसी बीमार की सेवा करने को कहेंगे। ये तो चुटकियों में हो जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। हम दोनों अपनी किस्मत पर इतराते हुए अगले शनिवार वृद्धाश्रम पहुँचे। द फ्रोथ इंग्लिश ऐसा नाम है? पायल ने हैरानी से पूछा। हाँ, नाम तो अजीब ही है, पर हमें क्या, अंदर चलते हैं, फिर घर भी तो जल्दी जाना है। मैंने पायल को हाथ पर ताली मारते हुए कहा। हम वहाँ की केयरटेकर मिसेज मल्होत्रा से मिलने उनके ऑफिस में पहुँचे। हेलो मैडम, हम दोनों आदर्श कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आए हैं। हमारे कॉलेज ने हमें यहाँ सोशल वर्क के लिए भेजा है। मैंने कहा। मिसेज मल्होत्रा बहुत ही बेरुखी से बोली। वो तो आप दोनों हैं, आइए बैठिए। देखो बेटा, मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी। मैंने आपके कॉलेज को मना किया था कि वो यहाँ अपने छात्रों को ना भेजे। आप लोग यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और मुफ्त के अंक प्राप्त करने। आप लोगों को समाज सेवा का इतना भी नहीं मालूम और ना ही इसकी समझ है। फिर भी आपके प्रधानाचार्य ने आग्रह करने पर मैंने हाँ कर दी। तो बताओ, आप दोनों हमारे वृद्धाश्रम के लिए क्या योगदान देंगे? हम दोनों ने पर्श भरी निगाहों से उन्हें देखा। वो थोड़ा हंसी, फिर बोली, चलो पहले मैं तुम्हें आश्रम का एक चक्कर लगवाती हूँ, शायद तब तुम मुझे कुछ जवाब दे पाओगे। वो उठी और हमें इशारे से अपने पीछे आने को कहा। शुरुआत उन्होंने आश्रम के भोजन कक्ष से की। वहाँ बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं खाना बना रही थी। किचन से खाने की इतनी जायकेदार खुशबू आ रही थी कि पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। ये हमारी रसोई है। यहाँ जितनी भी महिलाएं रहती हैं सब मिलकर बारी बारी खाना बनाती हैं। जैसे आज बंगाली खाना बन रहा है, मिसेज मल्होत्रा ने कहा और आगे बढ़ गई। मैं कुछ पल और उस खुशबू को महसूस करती रही कि तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास बंगला मिठाई शोरदेश लेकर आई और बोली, ले बेटा टेस्ट कर। उनके स्वर में इतनी मिठास और अपनापन था कि मैं मना नहीं कर पाई। शोरदेश खाते ही मन तृप्त हो गया। मैंने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, वाह आंटी, आपके हाथों में तो जादू है। उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आंटी नहीं अम्मा। मेरी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। फिर वो हमें ऑडियो विजुअल रूम में ले गई। वहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था और उस पर पुरानी फिल्म गोलमाल चल रही थी। वहाँ बैठी बुजुर्ग महिलाएं हाथों में पॉपकॉर्न पकड़े हंसते हुए फिल्म का मजा ले रही थी। मल्होत्रा मैम ने सबको मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और बोली,
ये हमारा रिक्रिएशनल रूम है। यहाँ सब आराम करते हैं और अपनी पसंद की फिल्म देखते हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर हंसते हुए सबको अभिवादन करते हुए कहा। इस तरह मल्होत्रा मैडम ने हमें कुछ और कमरों में घुमाया और फिर हमें डॉर्मिटोरी में ले गई। 5 बड़े बड़े हॉल थे। हर हॉल में 10 बिस्तर थे। एक फ्रिज था। गद्दों और तकियों के लिए अलग से बड़ी सी अलमारी थी। हर बिस्तर के साथ एक छोटी सी अलमारी रखी थी। कुछ बिस्तर पर बुजुर्ग महिलाएं आराम कर रही थी, कुछ यूं ही चुपचाप बैठी थी और कुछ आपस में बातें कर रही थी। मेरी नजर वहां बैठी एक बहुत ही बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की होगी। वो खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर मायूसी और अपनों से बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने मल्होत्रा मैम को देखा तो डबडबाई आंखों से उन्हें इशारा कर अपने पास बुलाया। पुत्र बात की मेरे बेटे से कब आ रहा है वो? मेरा मन नहीं लगता यहाँ। उनके शब्द तीर के समान चुभ गए मुझे। मेरी आंखें भर आईं। अम्मा, मैंने बात की है आपके बेटे से। वो अभी अमेरिका गया है, इसलिए आपको यहाँ छोड़ गया है। जैसे ही वहाँ से आएगा आपको घर ले जाएगा। मल्होत्रा मैम रुआसी आवाज में बोली। उनकी जुबान से निकले शब्द और उनके हाव भाव से साजमुशह नहीं था। साफ दिख रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वहां से निकलते ही उनसे पूछा, आपने झूठ क्यों बोला? तो और क्या कहती मैं? उन्होंने झल्लाकर कहा, ये बोलती कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया है। अब वो कभी तुम्हें लेने नहीं आएगा। वो चिल्लाकर बोली, पर उनकी आवाज में दर्द और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं और पायल स्तब्ध से खड़े रह गए। मैं निशब्द थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे मन के भाव को मल्होत्रा मैम ने पढ़ लिया था। शायद मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो बोली, आज के दौर के बच्चे अपने माँ बाप को सिर्फ एक सीढ़ी समझते हैं जिस पर पैर रखकर वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, पर मंजिल पर पहुँचकर वही माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए वो उन्हें यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मल्होत्रा मैम ने मुझे बैठने को कहा और पानी का गिलास पकड़ा दिया। कुछ देर तक उस कमरे में शांति थी। फिर मैंने पूछा, आपने इस आश्रम का नाम 4th एंगल्स क्यों रखा? आलिया, इंसान की पहली पारी उसका बचपन होता है, जहाँ वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है, उनकी छत्र छाया में बड़ा होता है। दूसरी पारी उसकी जवानी, जहाँ वो दुनिया को अपने नजरिए से देखता है, इस संसार में अपना अलग मुकाम हासिल करता है, जोश और उत्साह से भरा होता है। तीसरी पारी है उसका गृहस्थ आश्रम, जहाँ वो अपने बच्चों को बड़ा करता है, काम धंधा करता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। और चौथी पारी है बुढ़ापा, जो सबसे कठिन होती है। इसमें इंसान फिर से आश्रित हो जाता है, पर इस बार अपने माता पिता पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों पर। और मेरे हिसाब से जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत कम बुजुर्ग देखे हैं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी चौथी पारी भी बहुत शानदार तरीके से खेली है। मल्होत्रा मैम ने कितनी खूबसूरती से हमें जिंदगी का सारा सच समझा दिया। हम अब बताओ, तुम क्या योगदान दे सकती हो इस आश्रम में? मल्होत्रा मैम का ये प्रश्न हमें क्लीन बोल्ट पर गया नहीं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तो सबको सब कुछ आता है। पायल ने झट से उत्तर दिया और खड़ी हो गई, पर मैं वही बैठी सोचती रही। फिर मैंने कहा, मैम माना, यहाँ आप सब कुछ सिखा रहे हैं, सबको बहुत कुछ आता है, पर एक चीज है जो किसी को शायद ही आती हो। आज के इस दौर में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है कि सभी बुजुर्ग महिलाओं को भी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इंटरनेट के ज्ञान से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। इससे एक तो उनका समय भी कट जाएगा और दूसरा उन्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिल सकती है। मल्होत्रा मैम ने कुछ सोचा, फिर हंसते हुए बोली, चलो तुमको एक मौका तो मिलना चाहिए। अगले शनिवार को आ जाना, और हाँ, छुट्टी के लिए पहले से ही एप्लीकेशन देनी होगी। हम दोनों वहाँ से उठकर बाहर आ गए। मैंने पलटकर डॉर्मिटोरी की खिड़की की तरफ देखा। वो बुजुर्ग महिला अभी भी वहीं बैठी थी। मुझे देख मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और इशारों में उन्हें कहा कि मैं जल्दी आऊंगी।
मेरी मंजिल मुझे कहाँ ले जाने वाली थी मुझे नहीं पता था। ये सफर मेरे लिए क्या चुनौतियां लेकर आएगा मुझे नहीं पता था। बस एक जुनून था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, इन सबकी जिंदगी का हिस्सा बनना है मुझे, इनकी फोर्थ इंग्लिश को कामयाब बनाने में और इन्हें एक नई पहचान देने में मुझे अपना योगदान देना था। अगले शनिवार में एक नई ऊर्जा के साथ उठी। जल्दी से तैयार होकर पायल के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गई। वैसे तो पायल बेमन से ही आई थी, पर वो आई ये बड़ी बात थी। मल्होत्रा मैम मुझे देख थोड़ा हैरान हो गई और बोली, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुई हूँ। आलिया, मुझे लगा था कि तुम शायद नहीं आओगी, पर तुम सच में हमारे साथ जुड़ना चाहती हो। इस बात की खुशी हुई। नौजवान पीढ़ी का ये जोश काबिले तारीफ है। मल्होत्रा मैम के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक साफ झलक रही थी। वो उठी और हमें स्टाफ रूम में ले गई। आलिया, यहाँ हमारा एक छोटा सा स्टाफ काम करता है। अकाउंट देखना, सब महिलाओं की आज तक की रिपोर्ट तैयार करना, सबकी दवाइयों का खर्च, बीमारियों की लिस्ट वगैरह सब तैयार करते हैं। शनिवार और रविवार उनकी छुट्टी होती है तो 2 दिन ये रूम खाली रहता है। 3 ही कंप्यूटर है हमारे पास, मेरे ख्याल से बहुत रहेंगे। और ये रही उनकी लिस्ट जो हमारे हिसाब से कंप्यूटर सीख पाएंगे शायद। आया अभी सबको लेकर आ रही होगी। कुछ पल इंतजार के बाद आया 10 बुजुर्ग महिलाओं को लेकर आई। मैं थोड़ा हैरान थी क्योंकि आश्रम में बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरे दिमाग में चल रहे प्रश्न को मल्होत्रा मैम ने पढ़ लिया था। शायद वो बोली, आलिया, कुछ महिलाओं ने तो मना कर दिया, कुछ काफी बुजुर्ग हैं, तो मुझे नहीं लगता वो सीख पाएंगी। अभी इन 10 बुजुर्ग महिलाओं से ही श्री गणेश करो, बाकी तो तुम्हारे सिखाने पर निर्भर करता है। ये कहकर मैम उन सबको मेरे साथ सहयोग करने की हिदायत दे वहां से चली गई। जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, बाकी सब रिश्ते एक कर हमें जीवन के सफर में छोड़ जाते हैं, पर हमारा नाम आखिर तक हमारे साथ रहता है। इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें हमारे नाम से ही याद करते हैं। अब मैं सिर्फ शनिवार को ही नहीं बल्कि रविवार को भी आश्रम जाने लगी। सबके साथ समय व्यतीत करना, उनके अनुभव सुनना, अपने कॉलेज के अनुभव उनसे साझा करने में मुझे बेहद आनंद आता था। जीवन एक अवसर है जो उस परम शक्ति ने हमें दिया है, जिसने ये संसार बनाया है। अब इस अवसर का हम कितना फायदा उठाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। खराब हो गई है, क्या तुम डॉक्टर अरेंज करा सकती हो? मेरा दिल धक से बैठ गया। अविश्वास के काले बादल आंखों के आगे बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। मैंने फिर भी उनको आश्वासन दिया कि मैं बहुत इंतजाम जरूर करूंगी। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर वर्मा को बहुत आग्रह किया कि वो मेरे साथ चले। बहुत मुश्किल से वो चलने को तैयार हुए। मैंने 1 हफ्ते का राशन और अन्य जरूरी चीज सामान तैयार किया और माँ को किसी तरह मनाया कि वो कुछ दिन मुझे वहाँ रहने की इजाजत दे। मल्होत्रा मैम अकेले सब संभाल रही हैं। माँ ने सख्त हिदायतें के साथ मुझे इजाजत दे दी। डॉक्टर वर्मा ने सुलोचना दादी को चेक करके कहा, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, इनकी सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कितने दिन निकाल पाएंगी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वर्मा ने दबी आवाज में कहा। मल्होत्रा मैम और मेरी आंखों में आंसू थे। हम सुलोचना दादी को खोना नहीं चाहते थे। तभी भैया डॉक्टर का लिखा इंजेक्शन ले आया। डॉक्टर वर्मा ने मुझे इंजेक्शन भरना और लगाना सिखा दिया। फिर वो हमसे इजाजत लेकर भाई के साथ वापस चले गए। मैं डोमिटोरी में गई और सबसे मिली। सबका शरीर और मन दोनों ही थके हुए थे। काफी दिनों से आश्रम की सफाई भी नहीं हुई थी। सिर्फ आशा ही यहाँ, ये बेचारी जितना कर पाती है कर लेती है। मैं भी सफाई में इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। मल्होत्रा मैम ने बताया, सुलोचना दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया, पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत थी, लेकिन बेड की कमी की वजह से हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी।
किसी तरह बहुत भाग दौड़ के बाद हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर पाए। थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैम मेरा पति खाली बैठा है आजकल, वो साइकिल पर दे आएगा और जब आपका काम चल जाए तो कुछ दे देना रोज का उसको। आखिरकार सभी पड़ाव को पार कर हमारी किचन शुरू हुई है। हमारी प्यारी दादियों ने बहुत जायकेदार खाना बनाया। हमने उसको सही से पैक किया और उसमें एक पर्ची डाली जिस पर लिखा था अपना ख्याल रखना। कुछ ही दिनों में हमें थोड़े ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। पायल के दिमाग में एक उपाय आया जिसे मैंने यहाँ बैठकर कार्यान्वित किया। मैंने किचन से खाना बना रही सभी दादियों का एक वीडियो बनाया और एक YouTube चैनल बनाया दादी के किचन से और उस पर उस वीडियो को भेज दिया। एक ही दिन में वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया और इससे हमें ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। अब हम सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना दोनों बनाने लगे। तकरीबन 1 महीने के बाद पापा ने हमारे लिए एक कंपनी दर्ज करा दी और समस्त औपचारिकताएं और दस्तावेज भी इकट्ठे कर लिए। अब हम ऑनलाइन खाने का ऑर्डर लेने वाली फूड डिलीवरी संस्थानों में अपनी छोटी सी कंपनी को दर्ज करा सकते थे। फिर क्या था, हमने अपनी कंपनी दादी के किचन से को 3 ऑनलाइन कंपनी में दर्ज करा दिया क्योंकि हम थोड़ा बहुत पहले ही मशहूर हो चुके थे, इसलिए जल्द ही ऑर्डर आने लगे। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मद्रासी हर तरह का मेन्यू हमारे किचन से जाने लगा। आज वो खुली हवा में सांस ले सकती हैं, अपने पंख फैला उन्हें जिस दिशा में चाहे मोड़ सकती हैं। दादी के किचन से आज बहुत अच्छा चल रहा है। मंजू आंटी और शर्ला ताई कंप्यूटर के जरिए सारे ऑर्डर संभाल लेती हैं। आज उन्हें मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ती और यही तो मैं चाहती थी, वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भरता भी एक ऐसा हथियार है जो हमें हमारे जीवन को चौथी पारी से भी टूटने नहीं देता। मैं हमारे समस्त बुजुर्गों से यही कहना चाहूंगी कि जीवन चलने का नाम है। हम थक कर थोड़ी देर भले ही आराम कर ले, पर फिर से उठकर चलना ही पड़ेगा। अपने जीवन को कभी भी लक्ष्य विहीन न होने दे। नई तकनीकों को सीखने में कोई बुराई नहीं है, उसे अपनाएं और आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लोग पुराने नहीं होते, उनकी सोच पुरानी हो जाती है। उन्हें अपनी सोच को नई दिशा प्रदान करनी पड़ेगी। आज आश्रम की सभी महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें आज किसी की पत्नी, किसी की माँ के रूप में नहीं, अपितु उनके नाम से जाना जाता है। लगभग 2 साल पहले उन्होंने अपना नाम लिखकर उसे सजाया था। आज उनके उसी नाम से उन्हें एक नई पहचान मिली है। आज उन्होंने अपने अस्तित्व को खोज दिया है। अपने सपनों को साकार करने की कोई उम्र नहीं होती। इन सब का सपना था खुद को आत्मनिर्भर बनाने का, कुछ की एक पहचान बनाने का। भले ही उस सपने को साकार होने में वक्त लगा, पर सपने देखेंगे तभी तो उनके साकार होने की उम्मीद करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।